हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे आर्या अच्छा चैनल पर। और मैं मनीषा झा आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 7 के इतिहास के पहले चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के पार्ट 1 को लेकर। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों, चैप्टर के आरंभ में ही हमें मानचित्र दिखाया गया। ये मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। ये पूरे विश्व का मानचित्र बनाया गया था, जिसमें सिर्फ हमें भारतीय उपमहाद्वीप के ही चित्र को इस मैप में दर्शाया गया। भूगोलवेत्ता जिस तरह अतीत के अध्ययन करने वाले को हम इतिहासकार कहते हैं, उसी तरह भूगोल के अध्ययन करने वाले को हम भूगोलवेत्ता कहते हैं। इस तरह अल इदरीसी जो थे वो भूगोलवेत्ता थे। हमारे पास दूसरा मानचित्र भी है, इसे हम मानचित्र 2 कहकर डिनोट करेंगे। इस मानचित्र को बनाने का श्रेय फ्रांसीसी मानचित्रकार को जाता है। इसे 1720 में बनाया गया। मानचित्रकार मतलब मानचित्र बनाने वाला। दोनों मैपों में आप अंतर देख सकते हैं कि दोनों मैप का अंतर 666 वर्षों का। इन साढ़े 600 वर्षों में हम हर स्तर पर परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक आदि। अगर हम 6ठी शताब्दी की बात करें तो हमारे शासक क्षेत्रीय ही रहे। कभी भी बाहरी लोगों ने हम पर शासन नहीं किया, परंतु समय समय पर बाहरी आक्रमण ने हर क्षेत्र में परिवर्तन ला दिया। हमारी राजनीतिक व्यवस्था बाहरी शासकों के हाथों में आ गई, जिस कारण हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति काफ़ी बदल गई। लोगों के आने से लोगों की संस्कृति भी आई। लोग तकनीक को भी लेकर हमारे देश में आए और इसका हमें परिणाम इन मानचित्रों में देखने को मिल। जैसे अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को देखते हैं। सामान्य भाषा में बोलें तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत को उत्तर भारत में दिखाया गया है। इस प्रकार श्रीलंका को भी उत्तर की तरफ दिखाया गया है। इस मानचित्र की भाषा अरबी है, फिर भी कुछ नाम समझ में तो आ रहे हैं, जैसे कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का भाग है। मानचित्र 2 हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। क्योंकि ये आज के नक्शे से मिलता जुलता है। इस मानचित्र का प्रयोग यूरोपीय नाविक या व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान करते रहे। नई और पुरानी शब्दावली। समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ भी बदलते हैं, तो क्या भाषा और उसके अर्थों के साथ भी ऐसा होता है? जैसे मार्च 2020 में कोविड-19 बीमारी सबसे ज़्यादा मीडिया में छाया हुआ था, परंतु कुछ ही समय में हम इस सूचना की जगह देखते हैं कि बाढ़ या अन्य घटनाओं ने ले ली है। इसी विषय को हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ऐतिहासिक अभिलेख कई भाषाओं में उपलब्ध हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ बदली हैं। सिर्फ भाषाएं ही नहीं बदली, बल्कि उनके शब्दों के अर्थ भी समय समय पर बदलते रहे हैं। उदाहरण के लिए हम अपने देश के नाम को ही ले लें। आज हम अपने देश का नाम भारत या इंडिया बताते हैं। क्या यह नाम प्रारंभ से ही हम बताते रहे हैं या शताब्दी पूर्व से और किसी नाम से जाना जाता था? जी हाँ, हम पूर्व में इसे हिंदुस्तान या आर्यावर्त के नाम से जानते थे। समय अंतराल पर बदलते नाम और उसकी स्थिति को हम जानने का प्रयास करते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तब उनका मत पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके हैं उससे था, क्योंकि उस समय दिल्ली के सुल्तान का अधिकार क्षेत्र यहीं तक सीमित था। वहीं हम देखते हैं 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया है, जो लगभग हिंदुस्तान शब्द से मिलता जुलता है। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल,
पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। परंतु इन इतिहासकारों द्वारा कभी भी दक्षिण भारत को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं कहा गया। इस कारण यह कहा जा सकता है कि भारत शब्द का अर्थ जहाँ उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार से है, वो विस्तार तथा सांस्कृतिक महत्व हिंदुस्तान शब्द ने नहीं प्राप्त किया। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। हमें बताया गया कि समय के साथ शब्द के अर्थ भी बदले हैं। पूर्व में जहाँ विदेशी शब्द का प्रयोग किसी बाहरी यात्री या अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता था, वो अब ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो हमारी संस्कृति तथा भाषा भाषी के नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इतिहासकार और उनके स्रोत। दोस्तों, हमने कक्षा 6 में ही इतिहास जानने के स्रोत पर चर्चा कर ली थी। इस टॉपिक के बार बार आने से आप इसकी महत्ता को तो ज़रूर समझ गए होंगे। पिछली कक्षा में जहाँ पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व हमारे स्रोत थे, यहाँ भी यही हैं, परंतु थोड़ा इनमें बदलाव है। इस समय तक कागज़ की खोज हो चुकी थी, अन्य तकनीकी का विकास हो चुका था, अतः संसाधन बढ़ने के साथ हमारे पास तथ्य भी ज़्यादा और भरोसेमंद होते चले गए, परंतु कुछ न कुछ फिर भी हम लोगों ने खोया। जैसे उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, कुछ वास्तविक पांडुलिपि अपने मूल रूप में नहीं रह पाया। पांडुलिपि की पुनरावृत्ति हुई, अर्थात पांडुलिपि का कॉपी एक समय में दूसरे समय में धीरे धीरे इसके कई सारी पुनरावृत्ति होती चली गई। इन पुनरावृत्ति होने से यानी कि कॉपी किए जाने से कुछ शब्द तो कहीं कहीं पूरे के पूरे वाक्य ही बदल गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि आपने भी कभी न कभी अपने दोस्त के होमवर्क का कॉपी किया होगा, उसमें कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आए होंगे और आपने उसकी जगह पे किसी दूसरे वर्ड का यूज़ कर लिया होगा। इसी तरह से जो हमारे लिपिक यानी क्लर्क थे, उनके साथ भी ऐसा होता था। वो पांडुलिपि का जो नकल करते थे, उसमें कुछ शब्द जो उनकी समझ में नहीं आते थे, उसका वो क्या करते थे, कॉपी करते थे, जिससे उस शब्द के अर्थ तो बदलते ही थे, शब्द भी बदल जाते थे और कहीं कहीं तो पूरे वाक्य ही बदल जाते थे। जैसे 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत 1356 तथा 1358 में लिखा, परंतु 1971 तक हमारे इतिहासकार के पास 1356 वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। तो वाजिब बात है, कुछ न कुछ तथ्य छूट गए होंगे। यह भी एक कारण है कि इतिहास की घटनाओं की तारीखों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है, यानी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तारीखें। अब हमारा दूसरा टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 यानी इन 1000 सालों में किस किस क्षेत्र में और कितना परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इसका एनालिसिस हम करते हैं तथा उसके परिणाम पर भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस समय अंतराल पर जो परिवर्तन हुए उसे हम निम्न पैमाने पर बांट सकते हैं। पहला, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, जैसे सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल होना, कताई में चरखे का इस्तेमाल करना और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का प्रयोग करना। बारूद वाले हथियार का पहला प्रयोग बाबर द्वारा किया गया था। खान पान में परिवर्तन, इस समय बहुत से नई खोजें हुई, जिस कारण व्यापारी, धार्मिक गुरु, खोजी यात्री एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे, अतः वह अपने साथ अपनी संस्कृति तथा खान पान भी लेकर भारत पहुँचे। अतः भारत में भी आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी ने अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। इस तरह हम देखते हैं कि समाज में लगभग हर स्तर पर परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन को हम इन पैमाने पर मापने की कोशिश करते हैं। आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, इस विषय पर हम गहन अध्ययन आगे के चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम केवल 2 ही वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। 2 मुख्य शब्द जो आए हैं,
राजपूत और कवि चारण भाटो। इसका क्या अर्थ है? इस काल में समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में उभरा राजपूत समुदाय यानी कि राजा का पुत्र, परंतु अब राजपूत का मतलब राजपुत्र तक ही सीमित नहीं रहा। अब इसका अर्थ सेनापति तथा सैनिकों से भी हो गया, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। यहीं कवि और चारण भाटो इन राजपूतों की आचार संहिता, जिसे हम आम भाषा में नियम कानून भी कह सकते हैं, अर्थात अनुशासन, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। प्राचीन काल में यहाँ 4 ही वर्ण थे, वहाँ अब कई समूह व वर्ग में विभाजन देखने को मिलने लगा। राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया। मुख्यतः ये लोग लिपिक और मुंशी थे। पर्यावास में परिवर्तन का प्रभाव। पर्यावास से तात्पर्य है हमारा पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले लोगों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली। प्राचीन समय में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था, परंतु बदलती परिस्थिति ने लोगों से उनका रोजगार तो छीना ही, बल्कि उनका आवास भी छीन लिया। अतः ये वनवासी अब जंगल छोड़कर इस जटिल समाज का हिस्सा बन गए। कोई कृषक तो कोई मजदूर बनने को मजबूर हो गए, जो अपना भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से कर पाते थे। अब समाज में वर्ग विभाजन जन्म पर आधारित न होकर उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर हो गया। कई जाति तथा कई उपजातियों का जन्म इस समय हुआ। अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिए हर जाति के अपने नियम कानून होते थे, जिसका पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इस सभा को हम जाति पंचायत कहते थे। इन जाति पंचायतों पर गांव के मुखिया का नियंत्रण रहता था, और गांव के मुखिया भी फ्री नहीं थे, उनके ऊपर भी राज्य का नियंत्रण होता था। अर्थात सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जाति पंचायत राज्य की एक छोटी इकाई थी। तो दोस्तों, आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करेंगे और आगे जल्द ही मैं दूसरा पार्ट लाऊंगी और इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।